हेलो स्टूडेंट, क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको जो हिंदी की दूसरी बुक लगवाई हुई है, भारत एक खोज, उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने लास्ट वर्कशीट में हमने वो कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था किला अहमदनगर। इस वर्कशीट में आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है खोज, ये पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। भारत की प्राचीनतम झलक। प्राचीन काल का भारत मेरे मानस पटल पर पूरी तरह से हमेशा छाया रहा। ये जो है नेहरू जी की लिखी हुई है, तो नेहरू जी बोल रहे हैं ये कि प्राचीन काल का भारत मेरे मानस पटल पर पूरी तरह से हमेशा छाया रहा। प्राचीन मतलब जो पुराना भारत था। यही कारण है कि मेरे मन में भारत को जानने तथा उसके प्रति अपनी जानकारी का विश्लेषण करने की जिज्ञासा हमेशा बनी रही और मैं हमेशा इस जिज्ञासा का निवारण करने की कोशिश करता रहता था। आज मैं भारत के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा रखता हूँ कि ये क्या है। यह प्रश्न भी मुझे परेशान करता रहता है कि भारत ने अपने प्राचीन गौरव और शक्ति को कैसे और क्यों खो दिया। क्या इसके पास विशाल जनसंख्या के अतिरिक्त और भी कुछ बाकी है जिसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि वर्तमान विश्व में भारत का संबंध किस प्रकार का रहेगा। भारत मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, फिर भी मैंने भारत को एक पाश्चात्य देश के नागरिक और समीक्षक की सबसे अधिक जिज्ञासा की दृष्टि से देखा। मैं इसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को नकारने का साहस कर रहा था, लेकिन भारत के पास एक ऐसा विशेष तत्व है जिससे वह हमेशा सजीव और स्थायी बना रहा। किंतु यह तत्व क्या है, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। मोहनजोदाड़ो के एक टीले पर खड़े होकर मैंने चारों ओर दृष्टि घुमाई। मैंने पाया कि मेरे चारों ओर प्राचीन नगर एवं गलियाँ ही गलियाँ हैं, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व पहले पूर्ण विकसित सभ्यता बताई जाती है। यह सभ्यता स्थायीपन के कारण विशुद्ध एवं पूर्णतया भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है। कोई भी सभ्यता संस्कृति 5000 वर्षों तक कैसे बनी रह सकती है। भारतीय संस्कृति सभ्यता की अनेक विषयों से गहरा संबंध रहा है, जैसे भूमध्य सागर, फारस, मध्य एशिया, मिस्र, ग्रीक, अरब व चीन। इन देशों ने आपस में एक दूसरे को प्रभावित किया, किंतु भारतीय सभ्यता श्रेष्ठ बनी रही। इसकी श्रेष्ठता का क्या कारण था, यह बात आज भी मैं नहीं समझ पाया। तो इसमें नेहरू जी बता रहे हैं कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो उनको हमेशा ही जिज्ञासा का कारण बनी रही, यानी कि वो उसके बारे में जानने के प्रति जिज्ञासु आतुर रहे, हमेशा उसको जानने की हमेशा कोशिश करते रहे। तो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, वो भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो 5000 वर्ष पूर्व बताई जाती है, जिसमें पुराने शहर जैसे मोहनजोदाड़ो थे और ये विकसित शहर थे उस समय के। यहाँ पर उस समय की गलियाँ और उसके जो पुराने अवशेष हैं उनको देख के पता चलता है कि यहाँ पर जो था वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वो शहर बनाए गए थे। यहाँ पर गलियाँ थी, सड़कें थी अच्छी चौड़ी और नहाने के लिए बड़े बड़े मतलब वो तालाब भी थे और यहाँ पर पक्के घर भी थे। तो वो प्राचीन सभ्यता का हमारे मतलब जो हमारे देश की, जो हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में वो हमेशा पता लगाने के लिए हमेशा आतुर रहते थे, हमेशा उसकी करने की कोशिश करते रहते थे, उसको जानने की। उसमें बताया गया कि हमारे जो प्राचीन भारत था उसका पुराने जो देश थे उनसे बड़ा गहरा संबंध रहा, जैसे भूमध्य सागर, फारस, मध्य एशिया, मिस्र, ग्रीक, अरब व चीन से हमारा जो इतिहास है वो दोस्ती का, मैत्री का रहा है। एलोरा अजंता की गुफाएं। मैंने दिल्ली और आगरा की अनेक ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों तथा अजंता एलोरा की गुफाओं को देखा है। इनका एक एक पत्थर भारत के अतीत की गाथा सुनाता। तो वो बताते हैं कि अजंता एलोरा की गुफा से भी उनको भारत को समझने में बड़ी ही आसानी हुई, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफा में कहानियाँ, जो बुद्ध भगवान थे उनकी कहानियाँ जो है वो चित्रकारी के रूप में उसमें दिखाई गई हैं और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। मैंने जब प्राचीन भारत के इतिहास तथा अन्य प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा तो उन अंशों के विचारों, भाषा की स्पष्टता तथा उनकी समृद्ध सोच ने मुझे गहराई तक प्रभावित किया। मैंने अनेक यात्रियों को, इनके वृत्तांत को भी पढ़ा जो चीन तथा एशिया के अन्य देशों से आए थे। मैंने पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोराबुदूर और अनेक स्थलों पर भारत की अनेक विशेषताओं के विषय में जानने का प्रयत्न किया। मैंने उस हिमालय को निकट से देखा है जिसने भारतीय साहित्य में विचारों को गहराई तक प्रभावित किया। मेरा भारत के पहाड़ों के प्रति विशेष प्रेम, कश्मीर के साथ खून का रिश्ता तथा इसके अतिरिक्त भारत की पवित्र नदियों, इतिहास और भारत की संस्कृति के प्रति विशेष सम्मान का भाव रहा है। गंगा की सभ्यता व विकास ने भारतीयों के हृदयों पर राज किया है। गंगा की कहानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानी है।
भारत के किसी भी तीर्थ स्थल जैसे इलाहाबाद की पवित्र गंगा तथा हरिद्वार के कुंभ मेले में जाने पर मैं यही पाता हूँ कि वह भी अभी लाखों तीर्थयात्री आते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह ऐसी कौन सी प्रबल आस्था है जो भारतीयों को असंख्य पीढ़ियों से भारत की इस पवित्र देव नदी गंगा की ओर खींचती रही है। भारत की जो तस्वीर मेरे मानस पटल पर बनी उससे मुझे धीरे धीरे सत्य का ज्ञान होने। भारत की भूमि पर ऐसे जीवित लोग थे जो दूसरों के सुख दुख को स्वयं अपने हृदय का अनुभव करते थे। उन लोगों को जीवन का सही ज्ञान व समझती। बनारस के पास सारनाथ नामक स्थान पर जब मैं गया तो मैंने भगवान बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए स्पष्ट अनुभव किया था। इसी प्रकार सम्राट अकबर फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य के लोगों को बुलाकर विभिन्न धर्म व संप्रदाय की एकता का स्थापना का मार्ग खोजते थे। मैंने अनुभव किया कि इतिहास की एक लंबी झलक मेरे सामने उतार चढ़ाव का दृष्टिगत होती जा रही थी। तो इसमें बताया गया है कि जब नेहरू जी हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता को समझने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं तो वहाँ उन्हें अनुभव होता है कि वो सारी चीज़ें जो वो इस समय देख रहे हैं वो उनके सामने ही घटित हो रही है। जैसे भगवान बुद्ध ने जब उपदेश दिया था तो उन्हें लगता है कि वो आज भी वहीं बैठ के उपदेश दे रहे हैं, और जो अकबर थे वो अपने दरबार में बैठ के सभी धर्मों का समान रूप से आदर भाव से उनका आदर कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो नेहरू जी थे उन्होंने खुद से अनुभव की। भारत की शक्ति। भारत बहुत शक्तिशाली देश था। इसकी शक्ति के साधन या माध्यम तथा नाश एवं पतन के कारणों की खोज एक बहुत ही लंबी व उलझी हुई कहानी है। भारत तकनीक दौड़ में पिछड़ गया तथा यूरोप जो पिछड़ा हुआ था तकनीकी प्रगति में आगे निकल गया। इस तकनीकी प्रगति से यूरोप की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। यूरोप ने इसी शक्ति का विस्तार करके पूर्व पर अधिकार कर लिया। भारत की तकनीकी प्रगति में पिछड़ने का कारण यह है कि भारत में मानसिक सतर्कता तथा तकनीकी क्षमता में गिरावट आती चली गई। भारत में जीवन के प्रति उत्साह तथा परिश्रम में कमी आती चली गई। भारत के लोगों ने आलस्य और कर्महीनता के कारण अपनी विशेष पहचान को खो दिया तथा अपनी जिज्ञासा की विवेकपूर्ण चेतना को भी खो दिया। अतीत की मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस स्थिति में भारत का पतन निश्चित था। इस प्रकार भारत गतिहीन तथा स्थिरहीन हो गया। इसके विपरीत भारत के दूसरे राष्ट्र निरंतर प्रगति करते रहे। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भारत ने अपना नाता अतीत से जोड़े रखा। भारत में निरंतरता बनी रही। समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। भारत की प्राचीन विरासत प्रतीक के रूप में बची रही और अंदर ही सब कुछ बदल गया। प्राचीन तथा नवीन के मध्य सामंजस्य बनाए रखने के लिए लालसा ने इसी गति को प्रदान की तथा प्राचीन ढांचे को बनाए रखने के लिए साथ ही नए ढांचे को आत्मसात करने की शक्ति प्रदान की। भारत की खोज। प्राचीन स्मारकों, पुस्तकों के ज्ञान व सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझे भारत तथा इसकी विरासत से संबंधित ज्ञान तो कराया, पर जो कुछ मैं खोज रहा था वह मुझे ना मिला। मैं मध्य वर्गीय की उन्नति और विकास चाहता था। अंग्रेजों ने इस वर्ग के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसी कारण यह वर्ग विद्रोही वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया और फिर नई शक्तियों का जन्म हुआ। ग्रामीण जनता भी इस वर्ग से जुड़ गई और भारत में एक नवीन स्वरूप भारत का युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो भारत के अस्तित्व को भूल गए थे। यह सब कुछ विचलित कर देने वाला था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की खोज शुरू कर दी। इससे हमारे अंदर समझ व द्वंद्व दोनों पैदा हुए तथा हमारा झुकाव मध्य वर्गीय से हटके ग्रामीण जनता के प्रति हुआ। इस भारत की विशाल जनसंख्या व मनुष्य समुदाय को छोड़कर व्यक्ति विशेष के रूप में सोचते थे। हमने आशा से कहीं अधिक प्राप्त किया। हमारी आंतरिक दृढ़ता और अंतर्शक्ति भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा थी जिससे कुछ अंशों को अभी भी बचाए रखा गया था। पिछले 200 वर्षों में भारतीयों ने अनेक अत्याचार सहन किए, फिर भी कुछ अंश एवं सांस्कृतिक परंपराओं दृढ़ता भी विशेष है जो सार्थक भी है। भारत माता की जय। मैं जहाँ कहीं भी सभ्यता और लोगों को संबोधित करने गया मैंने अपने देश को भारत और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। यह इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। इन शब्दों में से ग्रामीण जनता का विश्वास भारत के प्रति जागृत हुआ। मैंने ग्रामीणों को पूरे भारत के किसानों की सामान्य समस्याओं के बारे में बताया और मैंने जानकारी भी दी कि स्वराज कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होगा। मैं लोगों को बताया कि पूरे देश के किसानों की समस्या एक समान है, जैसे कर्ज, गरीबी, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर, टैक्स तथा पुलिस के अत्याचार आदि। मैंने देशवासियों को यह भावना भी जगाने का प्रयास किया कि सभी देशवासी भारत के किसी विशेष भाग की चिंता न करें बल्कि अखंड भारत के विषय में सोचें। यह काम इतना आसान नहीं था किंतु असंभव भी नहीं था। प्राचीन महान ग्रंथों में मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि साहित्य लेखन में निपुण कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्मृत धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। कई सभाओं में तो जैसे ही पहुंचता था भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हो जाते थे। मैं उन लोगों से प्रश्न करता कि इसका क्या अर्थ है। मेरा प्रश्न भी अजीब लगता था परंतु उत्तर देने के लिए सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते थे।
एक सभा में यही प्रश्न मैंने एक नौजवान जाट जो कई पीढ़ियों से मिट्टी से जुड़ा हुआ था ने उत्तर दिया, यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। मिट्टी किसी गांव, जिले, राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे भारत की मिट्टी है। मिट्टी के अलावा भारत के जंगल, नदियाँ, फैले हुए पहाड़ जो हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं, ये सभी कुछ भारत माता है। और इसकी जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय। मैं उन्हें यही समझाता था कि तुम सभी भारत माता हो, तुम्हारे खेत, बाग, पहाड़ व नदियाँ तथा भारत की मिट्टी सभी भारत माता है। यह सुनकर ग्रामीणों के अंदर एक नई खोज का भाव उत्पन्न होता था। अनेकता में एकता। भारत के विभिन्न भागों को देखने पर पता चलता है कि उत्तर एवं दक्षिण में काफ़ी समानताएं हैं। यहाँ के निवासियों के खान पान, रहन सहन, शारीरिक गठन तथा भाषाएं अलग अलग हैं। इसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की झलक दिखाई देती है तथा उनके रीति रिवाज कश्मीर के तथा हिमालय के उस पार जैसे लगते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों और वहाँ के लोगों में अंतर होते हुए भी सभी पर भारत की छाप एक जैसी है। सीमा पर स्थित अफगानिस्तान आदि देश भारत से हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में इस्लाम के आने से पहले बौद्ध जातियाँ थीं और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू जातियाँ थीं। भारतीय संस्कृति के सीमांत क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों में एक था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो 2000 वर्ष पूर्व विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। वहाँ सारे भारत तथा एशिया के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। एक बहुत अधिक आश्चर्य में डालने वाली खोज भी हुई कि पठान और तमिल दो ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शेष सभी जातियों की संस्कृति का गुण विद्यमान है। ये बातें भी अचंभे में डालने वाली है कि हिंदुस्तानी, राजपूत, कश्मीरी, पठान, पंजाबी, सिंधी, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उड़िया, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल और आंध्र भाषी भारत में सैकड़ों वर्ष से अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत भी अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है। एक संस्कृति, सभ्यता ने यहाँ सभी चीज़ों का आकार दिया था। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता का स्वप्न था। उसने विश्वास और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया और साथ ही विविधता को भी बनाए रखा। भारत की अनेकता में एकता का प्रमाण यह है कि कोई भी भारतीय भारत के चाहे किसी भी कोने में हो, उसे अपने घर जैसा ही अनुभव होता है, परंतु किसी दूसरे देश में पहुंचकर वह स्वयं को अजनबी समझता है। कुछ लोग जो दूसरे देश में आकर भारत में पहुंच गए थे, पीढ़ियाँ गुजर जाने के बाद भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी, मुसलमान आदि। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को अपना लिया था, उनके धर्म परिवर्तन के बाद भी भारतीय ही बनी रहे। आज विदेशों में रहने वाले भारतीय निश्चित रूप से राष्ट्रीय समुदाय बनकर एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत में रहने वाला ईसाई, मुसलमान किसी भी देश में जाओ, उसे भारतवासी ही माना जाता है। सभी भारतवासियों के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं, इसके बावजूद यहाँ की संस्कृति में एकता है। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, इसके ठंडे प्रदेशों, पहाड़ों, खैबर घास, भारत के दक्षिण सिरे में बर्फ से ढके हिमालय, बसंत ऋतु की कश्मीरी घाटी के बारे में सोचता हूँ, तो अपनी सोच की तस्वीर का रूप देकर तथा संभाल कर रखता हूँ। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मैंने पूरे भारत में एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पाई जिससे जनता के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। यहाँ तक कि निरक्षर तथा अशिक्षित लोग भी इस पृष्ठभूमि का एक हिस्सा थे। लोग प्रचलित अनुवादों व टीकाओं के माध्यम से रामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथ जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। सभी लोग इसके कथन व नैतिक अर्थ जानते थे तथा उसको अपनाते थे। इन प्राचीन घटनाओं के काव्यात्मक उद्धरण भी ग्रामीण अपनी बातों के बीच देते रहते थे। ये साधारण ग्रामीण लोग साहित्य के उदाहरण देकर अपनी बातचीत का विशेष रूप प्रदान करते थे। यह देखकर मैं आश्चर्य में पड़ जाता था। मुझे ग्रामीणों से बलिष्ठ देह, संवेदनशील चेहरे और सीधे साधे तथा स्वच्छ रहने वाले पुरुष दिखाई देते थे, जो स्त्रियों में नम्रता, गर्मी और संतुलन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत चारों ओर गरीबी फैली हुई थी। अंग्रेजों की क्रूरता के कारण हर तरफ गरीबी, भ्रष्टाचार और असुरक्षा का माहौल था। भारत की वास्तविकता यही थी। इतना होने पर भी नम्रता और सदाचार सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ मौजूद थे। तो ये आज का चैप्टर था। इसकी आप वर्कशीट और एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।